दोस्तों मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। और यूपी का जो एलटी ग्रेड का एग्जाम है उसमें पास होने का सिर्फ एक ही फंडा है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कबीर दास ने कहा था कि करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, आवत जावत रस्सी से सिलपत पड़त निशान। तो याद रखिएगा, जितना आपको अभ्यास होगा उतना ही आप परफेक्ट होंगे। आज का पहला सवाल देखिए। ज्यादा बात ना करते हुए पिछली वीडियो में जो आपने मोहब्बत दिखाई उसका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला प्रश्न है कि पोमोलॉजी अध्ययन किससे संबंधित है। आपसे लगातार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा अध्ययन किससे संबंधित है। तो ये उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। सी वाला आंसर जिसने भी दिया है, इसका कलर चेंज करते हैं पहले, तो सी जो है आंसर एकदम सही होने वाला है। फूलों की खेती को आपको याद रखना है कि इस फूलों की खेती के अध्ययन को जो कहा जाता है वो पोमोलॉजी कहा जाता है। अब आगे जो ऑप्शन दिए गए उन पर बात कर लेते हैं कि फूलों की खेती जो है उसके अध्ययन को तो पोमोलॉजी कहते हैं, तो फिर जो है फल और बागबानी को क्या कहते हैं। तो याद रखना, फल और बागबानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाए हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो वो फल और बागबानी, या तो फल होगा ऑप्शन में या बागबानी होगा, उससे संबंधित जो होता है वो आपको हार्टिकल्चर को याद रखना है। इसके बाद में मधुमक्खी पालन आपको हर हाल में याद रखना है। इसको जो है एपीकल्चर कहते हैं। देखो, अगर आपसे ये सवाल जो है एपिक कल्चर अगर पूछा जाए तब आपको जवाब देना है शहद उत्पादन के लिए, शहद उत्पादन के लिए। और मधुमक्खी पालन को भी एपीकल्चर ही कहते हैं चूंकि वो उसी से जुड़ी हुई है। इसके बाद में अंगूर की खेती को भी आपको हर हाल में याद रखना है क्योंकि अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती आपको याद रखना है विटीकल्चर। अच्छा, इसके बाद में जो है बेजिकल्चर अगर आपसे पूछा जाए तो वो वृक्षों की खेती होती है, उसको बेजी। या पीसी कल्चर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए तो वो मछली पालन के लिए होती है पीसी कल्चर। ओलेरी कल्चर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो सब्जी के लिए होती है। ये इतने जो कल्चर लगा करके पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। तो अध्ययन अलग चीज है, यहां पर पोमोलॉजी अध्ययन पूछा गया था जो फूलों की खेती से संबंधित है। यह बात उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, ऐसे सवाल जो हैं लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं और पिछले कई एग्जामों में वो पूछ चुके हैं। उम्मीद करता हूं, देखिए दो चीजें, एक आपको मानक रेखा जो है वो याद रखनी है ये चीज, और दूसरा जो है वो कर्क रेखा आपको याद रखनी है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। मानक रेखा जो है ये जो है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इनमें से किस में से होकर के नहीं गुजरती है ये बताना है आपको। उम्मीद करता हूं, देखिए मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो है उड़ीसा से भी होकर के गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी होकर के गुजरती है, लेकिन राजस्थान से होकर के नहीं गुजरती है। एक बार मैप अगर आप सामने देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहां से होकर के गुजरती है कहां से नहीं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, उड़ीसा से होकर के गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, और आंध्र प्रदेश के बाद में अगर कोई आपको याद रखना है तो वो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है और छत्तीसगढ़। उम्मीद करता हूं इतने आपको याद रहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और एक जो बचा हुआ है यूपी, उत्तर प्रदेश से भी मानक समय रेखा होकर के गुजरती है, और बाकी उड़ीसा है। तो ये 5 राज्य हैं। आप कॉपी और पेन को जरूर लेकर के बैठिएगा, नोट करते रहिएगा, क्योंकि उर्दू वाले बहुत जीके जीएस में कमजोर होते हैं। और हम अभी ये बहुत ज्यादा गहरा नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हम कहते हैं कि सब्जेक्ट पर आप खूब फोकस कीजिए। 1-2 घंटा फर्स्ट पेपर दीजिए। अगर आपके 90+ उर्दू में सही होते हैं अपने सब्जेक्ट में, और उर्दू ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट जो आपको एलटी ग्रेड में एग्जाम देना है 90+ आप बहुत आराम से प्रैक्टिस सेट में कर लेते हैं, तो फिर आपको 2 घंटे ही सिर्फ जीके जीएस देखना है। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन छूट जाएंगे, छूट जाने दीजिए, लेकिन इसी स्ट्रेटेजी बना करके ही चलना है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। देखिए, नहीं गुजरती हुए इस तरह के प्रश्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि अमूमन बच्चों को नाम याद होते हैं और एक नाम जब ऑप्शन देखते हैं तो आपका कंफ्यूजन करने लगता है दिमाग कि ये है कि नहीं है कि नहीं है। इस तरह से जब आपके सामने सवाल आते हैं दिमाग में तो फिर आप घबराने लगते हैं।
उत्तर प्रदेश का नाम आपको याद रखना है। इसका जो अगर मानक रेखा पूछी जाए तो उसमें तो गुजरती है ये उत्तर प्रदेश से, लेकिन कर्क रेखा में इसका नाम नहीं आता है। कर्क रेखा में कौन है? कर्क रेखा में टोटल 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान है, दूसरा आपको याद है छत्तीसगढ़ है, तीसरा जो है वो झारखंड है। झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, आपको एमपी जो है वो आपको याद रखना है, एमपी से भी होकर के ये गुजरती है। गुजरात आपको याद रखना है, त्रिपुरा आपको याद रखना है और मिजोरम आपको याद रखना है। इसके बाद में है जो पश्चिम बंगाल। बस 8 राज्य जो हैं वो आपको याद रखना है। 8 राज्यों का क्रम हम आपको बताए देते हैं। आप जो है वो गुजरात से होकर के जोड़ना देखिए, तो सबसे पहले देखिए त्रिपुरा देख लीजिए, फिर मिजोरम, उसके बाद में गुजरात, ये इतने नाम आपको याद रखना है। राजस्थान का याद रखना है, मध्य प्रदेश का रखना है, छत्तीसगढ़ का रखना है, झारखंड का रखना है और पश्चिम बंगाल का। 8 राज्य आपको इसी तरह से याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। याद करने के लोगों ने अपनी ट्रिक बना रखी है, जैसे एक ट्रिक इसके ऐसे मुतालिक चलती रहती है कि मित्र पर गमछा झार। इसका मतलब क्या है? मित्र से मां में छुट्टी की मात्रा होती है तो उससे मां से हो जाएगा मिजोरम, अत्रा जो होता है उससे हो जाएगा त्रिपुरा, पा से जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रा से हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, गा से हो जाएगा गुजरात, मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा, झा से हो जाएगा झारखंड। तो इस तरह से आप ये ट्रिक भी देख सकते हैं, मतलब बताते रहते हैं लोग, लेकिन बट मुझे ट्रिक नहीं, मुझे सीधा सिंपली सीधे एक ही बार में याद कीजिए, 3-4 बार उसको दिमाग में रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में वर्षा का विवरण जो होता है उसके स्वरूप में सबसे ज्यादा वर्षा किस दिशा में होती है, यानी किस दिशा से होती है, किस साइड? 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उन चारों में से कौन सी दिशा है उधर से ज्यादा बारिश होती है? ये अंदाजा भी लगा सकते थे, कॉमन सेंस का भी थोड़ा सा सवाल है। अगर आप थोड़ा भी मैच्योर हैं, दिशाएं आपको मालूम है, दिशाएं मालूम करने का मैंने एक बहुत सरल फंडा आपको बताया था, बता देते हैं। देखिए, वैसे अमूमन तो दिशाएं ऐसे गिनी जाती हैं, ये ऊपर जो है वो उत्तर को गिन लिया जाता है और नीचे जो है वो दक्षिण को गिन लिया जाता है, इधर जो है वो पूरब गिन लिया जाता है, इधर जो है वो पश्चिम को मान लिया जाता है। लेकिन हम आपको फंडा बताते हैं इससे भी आसान। देखिए, जिधर सूरज निकलता है उधर आप अपना मुंह करके खड़े हो गए हैं। अगर मान लीजिए आपने इमेजिन कर लिया कि हम मुंह अपना उधर करे हुए हैं जिधर से सूरज निकलता है, इतना तो सभी को पता सूरज किधर से निकलता, तो जिधर सूरज निकलता है उधर अगर आपने मुंह कर लिया तो वो पूरब है, और पास से होता है पश्चिम, पास से होता है पीठ की तरफ आपके होगा पश्चिम, और जिधर सीधा हाथ है उधर दक्षिण है, जिधर उल्टा हाथ है उधर उत्तर है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। तो इस तरह से आप पहचान सकते थे। अब इसमें पहले आंसर पर हम लोग बात कर लेंगे। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा बी, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, यानी पश्चिम से थोड़ा दक्षिण की तरफ। जब सूरज जो है 4 बजे जहां पे होता है, जहां पे 4 बजे दिन में सूरज होता है, वो वाली साइड को जो है वो दक्षिण कहते हैं। जैसे अभी यहां पर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ऐसे है, तो ये मान लीजिए ये उत्तर हो गया है और ये हो गया है मान लीजिए दक्षिण, और ये है गया, ये पूरब हो गया है, ये हो गया पश्चिम। तो यहां पर तो ये वाली जो जगह है, ये चीज देखिएगा, इस वाली दिशा से ज्यादातर जो है वो बारिश होती है। ये इधर से ही ऐसे करके ऊपर के लिए बारिश होती है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। कितने % बारिश होती है यहां से? तो जो है वो 75%, लगभग 74 और 75% बारिश किस मानसून से होती है? तो दक्षिण और पश्चिम मानसून से लगभग 74 और 75% बारिश होती है। इसके बाद में आप देखिए, अगर ये सबसे कम अगर बारिश पूछी जाए कहां से होती है, तो सबसे कम बारिश जो होती है वो शीतकालीन होती है। जैसे शीतकालीन इस टाइम चल रहा है, इससे 3% ही होती है सिर्फ, ठंड में आपको मालूम होगा। इसके बाद में पश्चिम से, डायरेक्टली पश्चिम से जो पीछे से हवाएं आती हैं, तो पश्चिम से अगर डायरेक्ट पूछा जाए बारिश जो है वो होती है 12 से 14%। 12 से 14% जो बारिश होती है वो पश्चिम से होती है। अब रह गया पूरब, जो सामने से बारिश आती है, वो भी लगभग 10% के आसपास है। तो 10% पूरब से, 12 से 14% पश्चिम से, दक्षिण और पश्चिम से 75%, और शीतकालीन से जो होती है वर्षा वो 3%। अब यहां पर एक क्षेत्र छूट गया है जिसको कहते हैं उत्तर। तो उत्तर से बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है। आपको ऑप्शन में अगर उत्तर दे दिया जाए तो वो आप समझ लीजिए कि आंसर गलत होने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बगैर कहे आपको वीडियो लाइक करना चाहिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं और अच्छे नहीं लगते तो डिसलाइक करना चाहिए और कमेंट में आकर के बताना चाहिए कि ये इसमें गलती है, ये सजेशन है। हम आपका सजेशन मानने के लायक होगा, जरूर मानेंगे।
कल हमने क्वेश्चन पूछे थे, कुछ क्वेश्चनों को पूछा था और जिन्होंने जवाब दिया, चाहे वो आरिफ हो चाहे वो गजाला हो, इन जिन लोगों ने जवाब दिया है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल पूछा था कि संत तुकाराम एयरपोर्ट किस राज्य में है, बहुत बच्चों ने जवाब दिया। आज भी कुछ सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे, देखेंगे उसके जवाब कौन देता है। इसमें देखिए प्रश्न है कि भारत के दिशा परिवर्तन के क्रम में, दिशा परिवर्तन जो होता है और उसके क्रम में असंगत की पहचान कीजिए। मौसम जो परिवर्तन होते हैं, ठंड है गर्मी है, इस तरह से, तो उसके परिवेश में ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा जो है वो असत्य है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो जिसने भी दिया होगा आंसर यानी सी, वर्षा ऋतु जून से नवंबर तक होती है, ये बिल्कुल गलत है। आपको मालूम है वर्षा जून में तो होती है, लेकिन वो कब से कब तक वर्षा होती है, तो जून से सितंबर तक होती है, ना कि नवंबर। भाई नवंबर में तो सर्दी होने लगती है, अक्टूबर में भी सर्दी होने लगती है। ये बारिश का महीना तो आप पता कर सकते थे कि अप्रैल के बाद 21-22 जून को यहां अपने वहां मानसून आता है और जून के बाद अगस्त और सितंबर तक बारिश होती है, तो सितंबर में बंद हो जाती है लगभग। तो वर्षा ऋतु का जो पीरियड सेक्शन है वो होता है जून से लेकर के सितंबर, यही वाला आंसर गलत था। बाकी ये देखिए तो सही है। देखिए शीतकालीन जो होता है वो दिसंबर से फरवरी या मार्च तक मान लिया जाता है, तो फरवरी ना देकर के दिसंबर से मार्च माना जाए तब भी शीत ऋतु है। इस टाइम कौन सी ऋतु चल रही है, तो ये शीत ऋतु है। इसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, वो जो ऋतु होती है जिसमें धूल मिट्टी और गर्म हवाएं चलती हैं, वो कौन सा मौसम होता है, तो वो उसके कहते हैं ग्रीष्म। और ये ऋतु जो होती है वो मार्च से जून तक का महीना माना जाता है, फिर जून के बाद बारिश आ जाती है। और शरद ऋतु जो होती है वो कौन सी होती है, तो शरद ऋतु सितंबर से नवंबर तक होती है। इसमें ना तो सर्दी है ना तो गर्मी है, इस तरह से जो है वो शरद ऋतु होती है। कभी कभी शरद को हम ठंडा मान लेते हैं, बिल्कुल नहीं, शीत का मानना है ठंडा। तो उसी हिसाब से आपका दिमाग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता नहीं होगा। आगे देखिए आप अगर उर्दू के स्टूडेंट हैं तो स्क्रीन पर अपनी बुक दिख रही है, शाहीन इसको मंगा लीजिएगा। आप यूपी के कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रैक्टिस दी गई है वो खूब प्रैक्टिस लगाना है, और इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस में 90+ अगर आप होते हैं तो जीके जीएस को मैं जितना बता रहा उतना ही पढ़िएगा। आप ऐसा ना हो जीके जीएस में हर चीज आपको कमजोर दिखने लगे। जीके जीएस का जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा है, तो इस गैपिंग को भरने के चक्कर में ऐसा ना कीजिएगा कि पता चला उर्दू में 10-15 क्वेश्चन आप कम हो जाएं और इसमें 10-15 बढ़ा पाएं, तो फिर आपका नतीजा क्या, आप तो नथिंग, जीरो ही रहेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना कह दीजिए कि 10-15 क्वेश्चन जो आते हो वो लगा दीजिएगा, नहीं आते तो छोड़ दीजिएगा। जहां से हम बता रहे इतने में अगर आते हैं तो ठीक है। आप बाकी मैथ है, रीजनिंग अगर पढ़ना चाहते तो हम वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन इतना टाइम कहां है कि मैथ रीजनिंग आप तैयार कर पाए। अब तो जितनी चीजें हम तैयार करा रहे हैं उतनी तैयार कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। आगे जीआईसी का एग्जाम होगा, हो सकता है मैथ रीजनिंग भी हम पढ़ा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसमें आंसर अब देखिए, सवाल यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ये देखिए क्लियर, पहले साफ दिखना चाहिए। ये गया तो है एंटोमोलॉजी, आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, किसके अध्ययन को, मिट्टी के, रेशम को, सब्जी को, या फिर जो है वो कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए इसमें आपको बताना है, इसमें जो आंसर आपका सही होगा अब वो होगा डी। जिस बच्चे ने दिया है डी उसका आंसर सही है। जो कीटों का अध्ययन होता है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में मिट्टी वाला हम आपको बता देते हैं, मिट्टी वाला हर हाल में याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए पेडोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए, पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी जो होता है वो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। और रेशम के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी हर हाल में आपको याद रखना है, रेशम। तो सेरिकल्चर, सेरिकल्चर जो है वो किसको कहते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। सेरिकल्चर हर हाल में रेशम के अध्ययन को कहते हैं, या रेशम पालन को भी कभी कभी लिख देते हैं। बट सब्जी की जो खेती होती है उसको मैंने अभी पीछे ही बताया है, अभी पीछे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। आपको कमेंट करके बता देना है कि सब्जी के जो होती है खेती उसको क्या कहते हैं, और बहुत आसान है। बस हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी याददाश्त है, आपकी 5 मिनट पहले की बात है, याद है कि नहीं याद है, बल्कि कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि अरुणाचल प्रदेश के अलावा हॉर्नबिल जो पक्षी होता है वो किस राज्य का पक्षी है। देखिए एक बार आपको बताना है कि एक चीज याद रखिएगा, खेल कौन से राज्य का कौन सा खेल है,
पक्षी किस राज्य का कौन सा है, साथ ही साथ अपने हिंदुस्तान के जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का खेल कौन सा है। ये 6-7 चीजें जो है मोटी मोटी हैं, पूछ लीजिए, बहुत आसान है क्योंकि ये हर बच्चे को पता होती हैं और आपको अगर नहीं आती हैं तो आप उस बच्चे से जरूर पिछड़ जाएंगे जिसको ये मालूम है। इसमें आंसर देखिए, इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा केरल। देखिए केरल के बारे में कई चीजें हैं फैक्ट, हम ज्यादा चीजों पे जाएंगे तो हम भटकने लगते हैं, जब भटकते भी आदमी टॉपिक से जब जानकारी होती है। ये भी पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज नहीं कि हम भटक जाते हैं। केरल के बारे में देखिए, पेरियार नदी आपसे पूछी जाए कहां है तो केरल में। केरल का ही हॉर्नबिल जो है वो पक्षी भी वहां का जो है राज्य पक्षी है। केरल की पेरियार नदी भी है और केरल में ही पेरियार के नाम से जो है वो अभयारण्य भी है। अभयारण्य आपसे पूछा जाए तो वो भी पेरियार जो है वो केरल में ही है। इतनी बातें आपको केरल से याद रहनी चाहिए। बाकी नीचे से हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको जानना चाहिए, कुछ मोटी मोटी चीजें हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के बारे में सबसे पहले बात इसी की, जैसे ऊपर पूछा गया है कि राज्य पक्षी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश का है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, उसकी तरफ आदमी बच्चे का ध्यान नहीं जाता है। यहां का क्या है तो जुजुराना, जुजुराना स्थानीय भाषा में एक पक्षी होता है, उसको जुजुराना कहते हैं। वैसे उसका नाम जो है वो पश्चिमी ट्रेगोन पैन होता है। तो जो है ट्रेगोन पैन जो होता है वो पक्षी कहां का है, राज्य पक्षी हिमाचल प्रदेश का। तो उसको राज्य अपनी स्थानीय भाषा में जो है वो जुजुराना कहते हैं। ये बात आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। बाकी अपना पड़ोसी राजस्थान है, पड़ोसी को तो जरूर याद रखिए। भारत उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे हरियाणा क्या कहते हैं, ये दिल्ली है, या अपना राजस्थान है, या फिर मध्य प्रदेश है, या फिर इस साइड में बिहार है, इनके तो तब कम से कम राज्य पक्षी और राज्य मतलब जो पशु हर हाल में याद हो। तो राजस्थान का आपको हर हाल में याद रखना है। अगर राज्य पक्षी पूछा जाए तो गोडावन आपको याद रखना है। गोडावन हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो गोडावन होता है गोडावन वो कहाँ का है, पक्षी, ये पक्षी है गोडावन, आप पशु में मत लगा देना। तो पक्षी गोडावन कहाँ का है, राजस्थान का। अब अगर गोडावन के अगर पक्षी है, अब बाकी राजस्थान का तो हम आपसे नहीं पूछना चाहेंगे, लेकिन हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है पशु है वो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का पशु जो है वो बारहसिंगा है। बस आपको कमेंट करके इतना बता देना है कि उत्तर प्रदेश का पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का पक्षी आपको बता देना है। भारत का पशु बता देना है कौन है, राष्ट्रीय पशु आपको बताना है कौन है, और राष्ट्रीय खेल आपको बता देना है कौन है भारत का, और उत्तर प्रदेश का राज्य खेल बता देना है कौन है। बस ये 3-4 सवाल अगर आपको पता है तो फौरन कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो डायरी में नोट करके अपने पास रख लीजिएगा। जरूरी नहीं, आप कमेंट अगर नहीं करना चाहते ना करिए, आपकी मर्जी है, बट हम अपनी तरफ से पूरी जान लगाते हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत 100% आपको देने की कोशिश करते हैं फ्री में। बाकी हम लगातार यही कहते हैं कि अपने सब्जेक्ट में जो अपना बताया गया है किताब उसको अध्ययन, और जो पीछे पढ़ा दिया उर्दू वो खूब देखिए। 4 प्लेलिस्ट उर्दू की बनी हुई हैं, उन जरूर प्लेलिस्ट को देखिए। एक माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, एक मारूजी सवालात की प्लेलिस्ट, इसके अलावा जो है एमसीक्यू प्लेलिस्ट और एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। साथ ही साथ में एक प्लेलिस्ट आपको याद रखना है, वो है रोज एक डोज। पर इतनी प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं आपका 100% उर्दू में तो हर हाल में प्री निकलेगा। इतनी हम अगर ये प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलती है तो आप कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, हम आपको शेयर करवा देंगे। लेकिन मेहनत कीजिए बस। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो जीवन दान और जीवन के लिए हानिकारक दोनों के लिए है, मतलब हानिकारक भी है और साथ ही साथ में वो गैस कौन सी है जो जीवन दान भी देती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर। देखिए गैसों से मुताल्लिक हमने 4-5 चीजें मोटी मोटी कल बताई थी, आपके लिए कायदे में तो उतनी ही चीजें बहुत हैं और उतनी ही याद कर लेते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा अगर गैसों से मुताल्लिक सवाल आता है। उन्हीं चीजों को थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए पहले से हमने बताया था, यहां पर आंसर जो आपका सही होने वाला है वो बी आंसर सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो गैस जीवन दान के लिए है, अगर नहीं है तो मर भी जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, और अगर है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है तो जो है तभी आप मर जाएंगे, हानिकारक है। मतलब हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, जीवन वरदान भी है, जीवन अंदान भी है, ये ऐसी गैस है। इसके बाद में आपको मीथेन, मीथेन का आपको कई बार आपसे ये पूछा जाए क्या है, CH4 होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन निकलती कहां से है तो मैंने बताया था जो सड़ा हुआ पानी होता है जिसको दलदल कहते हैं, उससे जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है। जो जानवर जुगाली करते हैं उनके मुंह से जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है। धान के खेत से जो गैस निकलती है वो मीथेन
किशन होती है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद में आपसे हमने पूछा था सीएफसी, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी का सबसे ज्यादा नुकसान काहे में करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, और ओजोन को नुकसान पहुंचने की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा की ही वजह से ये ओजोन क्लोरोफ्लोरो का ही नतीजा है कि ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। तो किस गैस के कारण जो पीला रंग, बारिश की अम्लीय वर्षा होने के कारण रंग पीला हो रहा है संगमरमर का, ताजमहल का, तो वो जो है यही सीएफसी पूरा खेल कर रही है। सीएफसी पाई किस में जाती है, तो मैंने कल भी बताया था कि ये ठंडी चीजों को करने के लिए होती है, चाहे वो फ्रिज हो चाहे वो एसी हो, इन चीजों में इसका यूज होता है। बाकी आके नीचे दिया गया है बाष्पशील, बाष्पशील जो है ये भी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, बट ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचा पाती है। तो बाष्पशील क्या होती है, जैसे किचन में हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो जो गैस निकलती है किचन से, या जो खाना बनाने में, सब्जी बनाने में जो भाप निकलती है, उससे जो फ्लाइएस या छोटे छोटे कण उड़ते हैं, वो जो है बाष्पशील के तहत होते हैं। फ्लाइएस मैंने गलत बता दिया है, फ्लाइएस जो है वो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है। थर्मल पावर प्लांट जो आग वगैरह जलाने में आते हैं, जैसे लाइट वाइट बनाने के लिए जो बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, उनसे जो निकलती है वो फ्लाइएश होती है। फ्लाइएश मतलब राख उड़ती है। और जो बाष्पशील है वो ये होती है जो घरों में गैस खाना बनाने के टाइम जो भाप निकलती है सब्जी से, तो वो होती है। अच्छा, सब्जियों को धोने से जो प्रदूषण होता है वो कौन सा होता है, आपको अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। थोड़ा सा ये इजी है, बहुत ज्यादा नहीं। और एक आपसे सवाल हमारा है, वो सवाल आपको बताना है गैस से मुतालिक। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कल बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये दोनों गैसें, आप सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिए, सल्फर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर को आप जब हम पूछते हैं तो आप सर्च करते हैं, इस चक्कर में हम सवाल भी ऐसा पूछते हैं जो आए। तो सल्फर डाइऑक्साइड आप बता दीजिए बस कहां से निकलती है, किन किन चीजों से वो निकलती है, बस इतनी चीज आपको कमेंट करके बतानी है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रथम विश्व जलवायु अधिनियम किस सन में आया था, इसको भी मैंने कल कई बार रिपीट किया हुआ है। तो इस तरह के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं और आपसे मतलब जो है मुश्किल खड़ी करते हैं। अच्छा, अभी ताजमहल को मैंने बात की, ताजमहल से मुझे सवाल याद आ गया, पूछा जा चुका है इसलिए याद आ गया कि ताजमहल को और जो आगरा का लाल किला है ताजमहल के बस पास में ही है, तो दोनों को विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया था। जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें इनको 1983 में शामिल किया गया, और ठीक इसके एक साल बाद यानी 1984 में अगर आप देखेंगे तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। ये हमें याद आ गया तो याद रखिएगा। आगे देखिए, अब यहां पर हम जो बात करते हैं कि विश्व जो जलवायु है, ये मैंने कल कई बार कहा था कि 1972 आपको सन याद रखना है। 1972 में क्या हुआ है, तो जलवायु जो है अधिनियम वो 1972 में आया है। अब यहां पर देखिए कि मैंने कल भी कहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल 1987 में आया, यह हर हाल में आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 में आया है, यह हर हाल में आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 97 में आया तो 97 में ही आपको याद रखना है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जो है वो भी 1997 में आया, प्लस क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो भी 1997 में जो है वो आया है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में आया है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखता है 1992 जो आपको दिखा रहा है, इसमें भी आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। देखिए, एक तो यही याद रखना चाहिए कि एजेंडा 21, एजेंडा जो 21 है वो 1992 में ही आया था, और इसके बाद में रियो द जेनेरियो जो है उसको भी 1992 से ही प्रभावित माना जाता है। ये बात अगर आपको मोटी मोटी चीजें याद रहती हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा होने वाला है। एक चीज और मुझे याद आ गई कि 1997 में अभी मैंने दो चीजें बता दी, एक तो जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल 97 में मैंने बता दिया, एक शिखर सम्मेलन आपको बता दिया है मैंने +5 वाला जो वो 97 में आया। एक आपको हर हाल में याद रखना है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर से मनाया जाता है, लेकिन याद रखने की बात यह है कि 1997 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है स्थापना की गई थी, मतलब मनाया जाना शुरू हुआ 1997 में, 5 अक्टूबर 1997। तो यह भी 1997 का एक फैक्ट मुझे याद आ गया है जो आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं सारी चीजें याद रहेंगी, और मैं वही बात फिर से कहूंगा कि मैं जो कोशिश कर रहा हूं इसमें आप अपना साथ दीजिए और पूरी शिद्दत के साथ इस एग्जाम को निकालिए, और जो अपना टारगेट है, जो अपना लक्ष्य है उसमें सक्रिय हो जाइए। देखिए, भारत में पोलो खेल किस देश से आया है,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि खेल भी आपसे पूछता है कि कौन सा कहां का खेल है, और खेल मतलब हम अब लगातार ऐसे वीडियो ला रहे हैं जिनमें एक क्वेश्चन लाते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं, बस उतना काफी है। एक क्वेश्चन ले आते हैं उसी टॉपिक से और एक्सप्लेन कर देते हैं, उतना काफी है। फिर राज्य के ऐसे ले आएंगे, ऐसे ही मतलब अभी हम 10-15 दिन में 20 दिन में आपको उस स्थिति तक पहुंचा देंगे कि आप 15 क्वेश्चन किसी भी तरीके से 20 सही कर लें, 30 में से 15 तो सही कर ही लें कम से कम, अगर आपको याद रहता है। तो ये आंसर आपका सही होगा तुर्की। यहां पर थोड़ी सी बात समझ लीजिए, 2-3 फैक्ट पहले हम क्लियर करेंगे। देखिए, तुर्की से आया हुआ है पोलो खेल। एक सवाल आपसे पूछा जा चुका है, वो कौन सा सुल्तान था जिसको पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, तो वो आपको याद रहना चाहिए 1206 में मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये घोड़े पर पोलो खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही वो बंदा है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में ये गद्दी पर बैठा था। दरअसल 1210 में इसका इंतकाल हुआ है, तो 1210 में इसकी मृत्यु हुई है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और 1210 में मृत्यु कैसे हुई, तो ये घोड़े पर पोलो खेल रहा था जिसकी वजह से मृत्यु हुई। पोलो खेलते हुए मृत्यु किस शासक की हुई है, तो वो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई है। और इल्तुतमिश की बार बार मुझे नाम आ रहा है, वो 1211 में गद्दी पर बैठा और वो इसका दामाद है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश। और उसकी लड़की रजिया है, रजिया के बाद नसीरुद्दीन साथ बलबन। वो एक लंबी हिस्ट्री है, फिर हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहेंगे। जब हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे तब हिस्ट्री पर बात करेंगे। अभी एक सवाल और पोलो से याद रखिए कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाए। जैसे क्रिकेट, सभी को मालूम है हमारी नजर सिर्फ क्रिकेट तक रहती है, और सरकार ये चाहती है तमाम और भी खेल जो हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं ये तो आपको मालूम है कि कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। लेकिन पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं ये सवाल पूछ चुके हैं। पोलो से मृत्यु किसकी हुई ये भी सवाल पूछ चुके हैं। लाइब्रेरियों की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई ये भी सवाल पूछ चुके हैं। तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से मरने वाले जो है वो शासक, वो जो हुमायूं है, 1556 में उसकी मौत हुई थी। लेकिन पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई। और पोलो में खिलाड़ी कितने हैं, तो 4। आसान कैसे है याद रखने का, इसमें पोलो लिखोगे तो POLO, पोलो। पोलो में 4 अक्षर होते हैं, 4 ही खिलाड़ी होते हैं। मजेदार बात ये देखिए कि आपको हर हाल में याद रहेगा। क्रिकेट का मैंने बता दिया, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन आपको याद रखना है एथलेटिक्स जो होता है उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं, कम से कम इतनी तो याद रहे। तो एक फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, एक हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक जो है वो एथलेटिक्स में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे आपको जीके जीएस याद होना चाहिए। मैं जब पढ़ाने से पहले मैंने आपसे कहा था, उर्दू वालों से सबसे कहा था कि जब हम उर्दू पढ़ाना छोड़ेंगे और जीके जीएस को लाएंगे तो जीके जीएस में हम आपको बहुत ज्यादा गहराई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो आपका आंसर हो गया है वो हो गया तुर्की। अब बाकी जो दिख रहे हैं उन पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लैंड से क्रिकेट आया है, क्रिकेट खेल हिंदुस्तान में कहां से, इंग्लैंड से। सबसे पहले इंग्लैंड ही उसका जन्मदाता है, और जो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है जिस स्टेडियम को, वो भी स्थित इंग्लैंड के अंदर है। इसके बाद में पाकिस्तान तो गधा है, इसके पास इसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो उसका नाम लिया जाए। तो इसने, लेकिन हाँ, इसका खेल जो है ये क्रिकेट को खेलता है ज्यादातर। लेकिन पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से कोई देश मतलब ऐसी चीज नहीं आई है क्रिकेट में, या कोई बड़ा आविष्कार नहीं हुआ है जो उसमें नजर में जाए। लेकिन हाँ, हबीबुल्लाह एक नाम याद रखना है, हबीब। तो हबीब, मोहम्मद हबीब का नाम मुझे याद आ गया, पाकिस्तान का है। और इसने जो है HI इंडेक्स जो है उसकी शुरुआत की थी। HI इंडेक्स, ये अर्थशास्त्री बंदा है, ये वैज्ञानिक था। पाकिस्तान में नाम पाकिस्तान का रहा है, इंग्लैंड और अमेरिका में। इसके बाद में आप जाओ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम हमको क्यों यहां पर दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार विश्व कप में, जो विश्व कप क्रिकेट का होता है उसमें सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी जीतने का काम किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया की इतनी चीजें, ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा बातें नहीं बाकी याद रखने की। लेकिन हिस्ट्री यहां पूछ रहे हैं, ये ज्योग्राफी पूछ रहे हैं पेपर में, वो इंटरनेशनल भी पूछ रहे हैं। तो इतनी मोटी मोटी बातें तो मालूम हुई होनी चाहिए जो बता रहे हैं। निम्नलिखित में से अशफाक उल्लाह खान को फांसी किस शहर में दी गई थी, ये मेरा मतलब जज्बा आ जाता है, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान का संबंध कहां से है। पहली बात याद रखिए, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी काकोरी कांड की वजह से। दूसरी चीज, इन तीनों का संबंध जो है वो शाहजहांपुर से है, और इस नाचीज का भी संबंध शाहजहांपुर से है। तो ये मेरे शाहजहांपुर के हैं। 27 से 28 दिसंबर में समारोह मनाया जाता है, मतलब जो है शहीद दिवस के तौर पर अशफाक उल्लाह के लिए हमारे शाहजहांपुर में। और शाहजहांपुर से ये तीनों लोग थे।
काकोरी ट्रेन डकैती में। अब यह सवाल पूछा जा चुका है कि अशफाक उल्लाह खान को फांसी जो है वो किस शहर में दी गई थी। ये PYQ में आया है, तो आपको सभी का याद रख लेना चाहिए। देखिए, फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खान साहब को फांसी दी गई थी। इलाहाबाद में अगर आपसे पूछा जाता है, गोरखपुर में आपसे पूछा जाता है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वो गोरखपुर में फांसी दी गई है। इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये कांड जो है वो 1925 में हुआ था। काकोरी कांड 1925 का है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। आगे देखिए, पूना समझौता किस सन में हुआ था? पूना समझौता उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा और बहुत इंपॉर्टेंट पूना समझौता है। देखिए, एक बार मैं फिर से वही आपसे बात कहूंगा कि क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो फौरन डिसलाइक करना चाहिए। इसमें आंसर आपको बताना है कि कौन सा पूना समझौता। तो बहुत आसान सा सवाल था, जिसने जवाब दिया होगा बी, 1932 में पूना समझौता हुआ था। एक बार जो दिए गए हैं उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, 1942 में क्या हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ है वो 1942 में होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इसी में जो नारा दिया गया था करो या मरो, जो नारा है गांधी जी ने दिया था वो करो या मरो, किस आंदोलन में दिया गया? तो वो 1942 में दिया गया और यह सवाल पूछा जा चुका है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 1905 भी आपको देख लेना चाहिए। 1905 में पश्चिम बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ है? तो 1905 में हुआ है। किसने किया है? तो लॉर्ड कर्जन ने किया है। यह भी चीज आपको याद रहना चाहिए। 1937 भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम जो समिति आई है वो 1937 में आई है, जिसको गांधी जी शिक्षा भी कहा जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में यह समिति आई है। इसके अध्यक्ष जो है वो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब थे 1937 में। तो बुनियादी शिक्षा, तालीमी शिक्षा, ये जो है 1937 में उसकी समिति 1937 में आई है। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए, पुरानी मुद्रा समाप्त करके जब नई मुद्रा प्रारंभ की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा जैसे शुरू की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे अभी नोटबंदी हुआ था तो पता चला 1000 का नोट 500 का नोट बंद हुआ और फिर उसके बाद फिर 500 का चला दिया, 2000 का चला दिया। तो इसमें इसको क्या कहेंगे? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। ये होगा आंसर, जिसने भी दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम राइट है। बी मुद्रीकरण, आपको याद रखना है, बी मुद्रीकरण उसको कहते हैं। अच्छा, औद्योगिकरण का है कहेंगे भाई? औद्योगिकरण का मतलब यह होता है कि उद्योग को बढ़ावा देना होगा। उद्योगिकरण, उद्योगिकरण मुद्रा से संबंधित थोड़ी है ये। अब इसके बाद में ये देखिए, चक्रम परिवर्तन क्या होता है? चक्रम परिवर्तन यह होता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, वैसे हर पीढ़ी में ईश्वर ने, जिसको खुदा कहते हैं, खुदा ने हमको स्तंभ दिए हैं। हर पीढ़ी में तीसरा स्तंभ खड़ा करता है खुदा। यानी अगर तुम्हारे दादा परदादा बहुत ज्यादा नॉलेज वाले नहीं थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, तो आप या आपका बेटा जरूर इंटेलिजेंट ही पैदा होगा। और या आपकी 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां गरीबी में गुजर गई हैं तो तीसरी या चौथी पीढ़ी जो है वो हर हाल में एक पिलर बनेगी और अगली 3 पीढ़ियों तक की गरीबी दूर कर देगी। ऐसा 100% तो नहीं होता है, लेकिन 99%, 90%, 95% ऐसा होता है। तो उसको चक्रम परिवर्तन कहते हैं। आगे नवीनीकरण क्या होता है? नवीनीकरण तो पता ही है कि जो जदीदियत को या नई चीजों को एक्सेप्ट करना और पुरानी चीजों से हल्के हल्के तर्क करते चले जाना, मतलब छोड़ते चले जाना, वो नवीनीकरण की तरफ है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। देखिए, बस यहीं तक हम बात करते हैं। बाकी आपका कोई सजेशन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास कैसा आपको लगा जरूर बताइएगा। मैंने जो कोशिश की है, और अपनी स्क्रीन पे बुक दिख रही है, इस पर एक बार कॉन्टैक्ट नंबर जो दिख रहा है उस पर बात कर लीजिए। सही लगती है तो मैंने अपना नजरिया, मैंने तो पूरी जान लगा दी है, बुक में भी और क्लास में भी। क्लास तो आप देखते हैं तो आपको पहले से ही पता होगा, क्या मैं अपने बारे में बताऊं। और इस शेर के साथ आज की बात समाप्त करते हैं कि बाकी ना कुछ रहेगा, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, और बाकी ना कुछ रहेगा मेरी गुफ्तगू के बाद।